हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच सीरीज़ का एक और फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी जो है उसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन। ठीक है, संबोधन यानी कि किसी को एड्रेस करना। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेड पर्सन और लाइफलेस थिंग्स, यानी जो डेड पर्सन्स हैं और लाइफलेस थिंग्स हैं, जिनमें जो निर्जीव हैं, जिनमें प्राण नहीं है, और आइडियाज़ और क्वालिटी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड एज इफ इट इज़ अलाइव और प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें क्या करते हैं, जो मृतक है, अनुपस्थित है, मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है, जो कि या तो डेड होगी, डेड पर्सन, लाइफलेस थिंग्स और आइडियाज़। आइडियाज़ मतलब किसी भी तरह के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी हो सकते हैं, कोई फीलिंग्स, इमोशन भी हो सकता है, लोनलीनेस हो सकती है, सॉलिट्यूड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और कोई क्वालिटी भी हो सकती है जिसको हम लोग एज अ पर्सनलाइज्ड करके, पर्सनिफाई करके उसको एड्रेस करते हैं। जो पोइट होते हैं वो करते हैं। आगे समझते हैं। An apostrophe is a figure of speech in which there is a direct address to the dead or to the absent or to a personified object or idea। तो यहाँ पर भी ये एक जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है किसी को, टू द डेड और टू द एब्सेंट, जो कि मतलब प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है, लेकिन उसको भी पोएम के थ्रू या फिर सॉलिलॉकी के थ्रू एक तरह से मतलब एड्रेस किया जा रहा है। और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि पर्सनिफाइड मतलब मानवीय गुण वाली कोई वस्तु है अथवा और कोई आइडिया। इसको इस तरह से एड्रेस करना जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। ये जो है ये डियर लिखा है, डियर। लिबर्टी वाई आर सो डियर। यहाँ पर जो लिबर्टी है, लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम। तो फ्रीडम को इन्होंने एड्रेस किया है जैसे फ्रीडम कोई लिविंग बीइंग हो, और उससे क्वेश्चन हो रहा है कि वाई आर यू सो डियर, तुम इतने प्रिय क्यों हो। डेथ, कम सून। तब यहाँ पर डेथ को बोला जा रहा है कि कम सून, जल्दी आओ। तो डेथ जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो कि जिसको एड्रेस किया गया है ऐसे जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो। कम सून। आगे इसको समझते हैं। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द स्पीकर एड्रेसेस सम inanimate thing or some abstract ideas as if it was a living person, or some absent person as if he or she was present। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो डेड है, एब्सेंट पर्सन है और पर्सनिफाइड जो थिंग है उसको, या कोई आइडिया है, स्पष्ट रूप से
संबोधित किया है, ठीक है ना। तो बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच स्पीकर एड्रेसेस सम इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट थिंग मतलब लाइफलेस थिंग, जिनमें जीवन नहीं है, और सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है जो चीज़ें, एज इफ इट वाज अ लिविंग पर्सन, और जैसे कि ये कोई लिविंग पर्सन हो, या सम एब्सेंट पर्सन, कोई अनुपस्थित या कोई एब्सेंट पर्सन है, और इफ़ ही सी वाज प्रेजेंट, जैसे ही वो कभी प्रेजेंट था लेकिन अभी एब्सेंट है और उसे पुकारा जा रहा है जबकि वो लाइफलेस है, ठीक है ना। यानी है तो वो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसको एड्रेस ऐसे कर रहे हैं जैसे वो था लेकिन चला गया, और फिर उसको पुकार रहे हैं अपनी पोएम के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने समझा एक फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी। लेकिन इसको पहचानें कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसका बड़ी सिंपल है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच इज दैट देयर इज एन इमीडिएट यूज ऑफ द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि ये है, और कोमा आफ्टर एनी नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमीडिएट यूज़ हो रहा है, ठीक है, तुरंत बाद, किसके बाद, नाउन के बाद। नाउन के तुरंत बाद एक या तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखेगा, मार्क दिखेगा, या फिर कोमा दिखेगा। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, और एग्ज़ाम में भी ये आता है। एपोस्ट्रॉफी, इसकी दूसरी क्वालिटी, एपोस्ट्रॉफी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सनिफिकेशन। तो ये जो एपोस्ट्रॉफी है, ये पर्सनिफिकेशन जो एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि डिस्कस किया गया था दूसरे वीडियो में, उसका एक स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि पर्सनिफिकेशन में भी एक जो नॉन लिविंग थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको भी इस तरह से एड्रेस करते हैं जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो, और एपोस्ट्रॉफी में भी यही करते हैं। लेकिन इनमें एक डिफरेंस भी है, डिफरेंस को समझते हैं। एपोस्ट्रॉफी और पर्सनिफिकेशन में मेन डिफरेंस जो है कि एपोस्ट्रॉफी में हम डेड, एब्सेंट या पर्सनिफाइड आइडिया को एड्रेस करते हैं, ठीक है, उसको संबोधित करते हैं, या फिर जबकि पर्सनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो निर्जीव है, लाइफलेस है, थिंग है, वस्तु है या विचार है, उसको एक लिविंग बीइंग मान लिया जाता है, ठीक है। यही इन दोनों में अंतर है, किसमें, एपोस्ट्रॉफी में और पर्सनिफिकेशन में। अब इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको समझते हैं एक एक करके। हाँ, मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो यहाँ पर क्या है, जो मिल्टन है उनको एड्रेस किया गया, एपोस्ट्रॉफी देख सकते हैं यहाँ पे। तो मिल्टन को यहाँ पे एड्रेस किया है, ये जो लाइन है ये जो हाँ, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये जो लाइन है टेकन फ्रॉम द पोएम लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और जो कि पब्लिश हुई थी पोएम 1802 में। और कहाँ हुई थी, इन द वर्क पोएम इन 2 वॉल्यूम्स,
इनका एक वर्क था जिसका नाम ही था पोयम इन 2 वॉल्यूम्स। तो इसमें ये पोयम जो है पब्लिश हुई थी 1802 में। हेयर ही कॉम्प्लीमेंट मिल्टन। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं, मिल्टन की तारीफ कर रहे हैं। बाय कंपेयरिंग हिम टू नेचुरल एलिमेंट लाइक स्टार्स, द सी एंड द हेवंस। ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है वो मिल्टन को कंपेयर कर रहे हैं किससे, स्टार्स से, सी से और हेवन से। और जो पोएट है अपना जो वर्ड्सवर्थ, वो बीइंग कंपेयर टू नेचर इज़ टू बी द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी नेचर से कम अगर कंपेयर कर दिया तो वो एक हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट है कि किसी व्यक्ति को प्रकृति से कंपेयर किया। नेक्स्ट है लाइफ। आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। ठीक है। तो जो इसमें जो लाइफ है उसको वो एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे मार्क देख सकते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे संबोधित किया है लाइफ को, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। अच्छा नीचे भी, बट नो दैट दाउ आर्ट आई मस्ट पार्ट। तो ये दोनों ही लाइन हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। अब अगला देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। इसमें क्या है, ये वाली जो तीसरा वाला जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आई थी अपनी, कब आई थी, एक तो ये आया था अपना PGT 2009 में, और ये दोबारा भी इससे पहले आया था TGT में 2003 में। तो ये दोबारा रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। और अगर इन लाइंस की बात करें कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ द अ लेमेंट बाय PB शैली। तो PB शैली ने एक पोयम लिखी थी अ लेमेंट बाय PB शैली। ठीक है। The poem expresses the deep melancholy over the loss of his past glory. This poem is considered one of Shelley's most pathetic works. यानी कि जितने भी दुख भरे जो मतलब सॉरोफुल जो उनके वर्क हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैथेटिक इसको ही माना गया है। O solitude, where are the charms that sages have seen in the face। ये वाला भी ये जब आया था, ये आया था TGT में 2003 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। O solitude, where are the charms that sages have seen in the face। These lines are from the poem The Solitude of Alexander Selkirk by William Cowper। तो ये जो पोएम है ये जो लाइन है ये किस पोएम से, द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्क्रिक से। द पोएम इज अबाउट अ मैन हु इज कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी एंड मस्ट फिनिश हिज जर्नी अलोन। ठीक है,
जो कि ह्यूमैनिटी से कट चुका है और उसको अपनी जर्नी अलोन अकेले ही बितानी है। ही इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव। ठीक है, वो इन चीज़ों से दूर हो चुका है, सोसाइटी से, फ्रेंडशिप से और लव से। और वो शौक होता है किससे? जो बीस्ट हैं, बीस्ट, उनकी टेमनेस से, यानी उनमें जो फ्रेंडशिप का जो वर्च्यू है उससे ये शौक हो जाता है। अगला है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। ठीक है, तो फ्रेलिटी क्या होता है? फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, ये भी आया था, इम्पोर्टेंट है, TGT 2009 में। ये भी रिपीट हो सकता है, बल्कि ये सारे जितने बताए गए यहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग देख कर चलिए इन सभी को। इस बार भी आ सकता है अप्रैल में। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ये जो हैमलेट से लिया गया है, किसकी लाइन है? शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर। हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। और ये जो लाइन है ये कब कहाँ पर है? ये इट अपीयर्स इन एक्ट 1 सीन 2 व्हेन हैमलेट इज मॉर्निंग हिज फादर्स डेथ एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ वुमेन। तो हैमलेट किस पर मौन कर रहा है? मौन करना मतलब शोक मनाना, किस पर? अपने फादर की डेथ पर, और चेंजिंग नेचर ऑफ विमेन, और विमेन का जो चेंजिंग नेचर होता है उस पर, कि किस तरह से कितनी जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं इन कंपेरिजन टू मैन। द लाइन इज स्पोकन इन अ सॉलिलॉकी। और ये जो लाइन है ये सॉलिलॉकी फॉर्म में है। अब सॉलिलॉकी को अलग से एक सेपरेट वीडियो में समझाया जाएगा। ये एक तरह से वो होता है, मतलब मोनोलॉग टाइप का समझ लीजिए। तो ये जो सॉलिलॉकी फॉर्म में आफ्टर हैमलेट्स अंकल क्लॉडियस, तो हैमलेट जो उनके अंकल है हैमलेट के, क्लॉडियस, उनके ऊपर ये लाइन बोली गई है। वो क्रिटिसाइज करता है उसको फॉर ग्रीविंग हिज फादर टू मच, अपने पिता को अत्यधिक दुख देने के लिए। हियर हैमलेट यूजेस द लाइन टू डिनाउंस हिज मदर्स क्विक रीमैरिज। ठीक है ना, यहाँ पर एक क्विक रीमैरिज है, उसकी मदर जो कर रही हैं जल्दी से, किससे? क्लॉडियस से, उसके अंकल से शादी कर रही हैं। डिस्क्राइबिंग विमेन एज फ्रेल एंड वीक इन कैरेक्टर। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ तक डिटेल हो गया थोड़ा सा। तो कुल मिला के ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर की है, और इस लाइन में हाँ ये जो हैमलेट्स ली गई है। नेक्स्ट है ओ फेम इफ आई एवर टू डिलाइट इन दाई प्रेसेस। ये वाली जो लाइन है ओ फ्रेम इफ आई एवर टू डिलाइट इन दाई प्रेसेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आई थी TGT 2010 में। और ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? किसका कोट है ये? लॉर्ड बायरन, BYRON, लॉर्ड बायरन का। तो इसको भी हम लोग माइंड में रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए और लिखते नोट भी करते जाइए। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री।
ओ ग्रेव, यहाँ पर देखो ऊपर वाले ने फेम को एड्रेस किया है, फ्रेलिटी को एड्रेस किया है कोमा के जरिए, ठीक है ना, यहाँ पे कोमा है ना, और विमेन एपोस्ट्रॉफी भी आ गया, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि एपोस्ट्रॉफी को दिखा रहा है। ओ फेम इफ़ आई एवर टुक, इसमें भी है। ओ ग्रेव, यहाँ पे ग्रेव को भी एड्रेस किया है, वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। नेक्स्ट है ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। तो ये ब्रेक 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 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा, मतलब आ सकता है, गारंटी तो किसी की नहीं है, लेकिन ये काफ़ी छांट के बताए हैं यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी बार रिपीटेड भी हुए हैं। तो इसमें क्या होता है ब्रेक 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 में, हाँ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पे कोमा, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यानी कि सी को एड्रेस किया गया यहाँ पर। और ये लाइन जो है, दिस लाइन इज फ्रॉम द पोएम ब्रेक 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 बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो किसने लिखी है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। द पोएम इज एन एलिजी, और ये जो लिखी गई है एलिजी फॉर्म में है, ELEGY, एलिजी फॉर्म में, जो कि डिस्क्राइब कर रही है पोएट्स ग्रीफ। पोएट यहाँ पर दुखी है, जो टेनिसन है उनकी ये पर्सनल पोएम है, उसमें वो दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? ओवर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड, उनका जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, उस पर दुखी हैं। दिस लाइन अपीयर्स इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, और ये पहले स्टेंजा में ये देखने को मिल जाती है, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। अगला है हेयर ओ हेवन माई सॉरोफुल टेल ऑफ मिजरीज, ठीक है, हेयर ओ हेवन माई सॉरोफुल टेल ऑफ मिजरीज। यहाँ पर भी ओ हेवन, हेवन को एड्रेस किया है, ओ हेवन, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। ओ दैट वेयर इज दाई स्टिंग, स्टिंग होता है मतलब कोई नुकीली चीज़, जैसे कि डंक होता है, ठीक है, और ओ डेथ, डेथ को यहाँ पर एड्रेस किया है, जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग हो, लिविंग बीइंग हो, ऐसे। तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हम लोग लगा देंगे। और ये थोड़ी बाइबिलिकल लाइंस हैं ये वाली, एक तो ये लास्ट वाली ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, और दूसरी है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ये दोनों लाइन साथ में है, ठीक है, एक ही जगह से उठाई गई हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो कि काफ़ी मेहनत से बनी है आज तो। थैंक यू सो मच सभी को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।